बच्चों, मैं फैयाज अहमद फिर आप लोगों के बीच इतिहास के 7वें चैप्टर नंबर विजयनगर साम्राज्य के दूसरे विषय बिंदु पर चर्चा करूंगा। पिछली क्लास में मैंने एक विषय बिंदु पर विस्तृत से चर्चा किया था, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह से प्रत्येक क्लास में मैं इस चैप्टर के एक ही विषय बिंदु पर चर्चा करूंगा, ताकि इस विषय बिंदु से, इस चैप्टर के अंदर से अगर किसी तरह का कोई सवाल आता है तो आप उसको हल कर सकें। अगर विषय बिंदु स्पष्ट तौर से आपने समझ लिया, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दिया और एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, फिर लिखने का अभ्यास कर लिया, तो निश्चित रूप से कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। बेशक वो 1 नंबर का सवाल हो, वो शॉर्ट टाइप आंसर हो या लॉन्ग टाइप आंसर हो। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कोई भी सब टॉपिक को किसी भी चैप्टर में समझना जरूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप इसके से संबंधित आंसर नहीं कर पाएंगे। मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में संक्षेप में बताया था। मैं पिछले पृष्ठभूमि पर नहीं जाकर आज मैं सिर्फ उसके प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, इसमें से 3 नंबर के भी सवाल आ सकते हैं, और इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है। तो इस विषय को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और विजयनगर साम्राज्य की जो अमरनायक प्रणाली है या उस समय थी, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण था। विजयनगर साम्राज्य की रीढ़ थी। अगर आप उसके प्रशासनिक ढांचा को समझेंगे तो अमरनायक प्रणाली को समझना जरूरी है। इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं। 1 नंबर का सवाल, नायक से आप क्या समझते हैं, या नायक कौन था, या अमरनायक कौन था। इसका उत्तर एक वाक्य में दीजिए। लेकिन इसी में सब्जेक्टिव सवाल होगा कि विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली की विवेचना करें, उसका विस्तृत उल्लेख करें, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करें। तो अगर अमरनायक प्रणाली को आप समझते हैं तो इसको आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो
पहले आपको समझना है कि विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन होता था। नायक से क्या तात्पर्य है। मैंने नायक और अमर नायक के कुछ विषय बिंदु को नोट किया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इन बिंदुओं को आप समझ के इसका उल्लेख, इसको विस्तृत लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों को भी समझना है और टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और एक नजर सरसरी ढंग से आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, तो इसके किसी भी बिंदु से कोई सवाल आएगा अमरनायक प्रणाली से संबंधित, विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, आप आराम से इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब नायक को समझिए। नायक सॉरी विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख होते थे। ये किलों पर नियंत्रण, मैंने बताया था अब्दुल रज्जाक जो फारस का दूत था, उसने यहां की किले बंदी व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने बहुत उल्लेख किया है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो जो वो किले होते थे उस पे नियंत्रण इस नायक का होता था। इसके पास सशस्त्र यानी हथियार से लैस समर्थक होते थे, टुकड़ियां होती थी जो जरूरत पड़ने पर नायक की मदद कर सकता था। और ये जो नायक होते थे वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तीसरे जगह जाते थे। वो साम्राज्य की कानून व्यवस्था को देखते थे, लोगों के बीच में जाते थे और ये घूम घूम कर उस राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में कहीं भूमि की तलाश करते थे कि कहीं कोई बसने लायक भूमि है, कहीं खेती लायक कोई भूमि है, क्या इसमें कुछ उगाया जा सकता है, क्या इस भूमि का कोई उपयोग हो सकता है। तो उस भूमियों की भी तलाश करते थे और उस पे खेती किया जा सके ताकि राजा के साम्राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। आपको जान लेना होगा कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के राजस्व का मतलब होता है कर, कर का मुख्य स्रोत कृषि होती थी, किसान होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे, शिल्पकार होते थे। व्यापार जो एक जगह से दूसरे जगह करते थे, बाहर से आने वाले व्यापारी होते थे, तो मुख्य स्रोत कृषि होता था। तो जिस क्षेत्र में जितनी कृषि क्षेत्र होगी वो क्षेत्र उस समय में बहुत उपयोगी माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य मैंने पहले भी बताया था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। ये जमीन बहुत उपजाऊ होती थी। विजयनगर साम्राज्य दो पहाड़ियों के बीच में था और ये जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो कृषि योग्य भूमि थी और इस भूमि में हर प्रकार की फसल होती थी। यही कारण है कि विजयनगर साम्राज्य में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था और इसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। दो मतलब दो संख्या, आब मतलब पानी, यानी दो पानी के बीच का क्षेत्र। तो दो नदी हो गई, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो ये क्षेत्र बहुत उपयोगी था, इसलिए राजा का जो नायक होता था वो कृषि योग्य भूमि की भी तलाश करता था।
उसकी मदद, नायक की मदद इसमें किसान भी करते थे, जो स्थानीय किसान थे ये भी करते थे। साधारणतः ये जो नायक होते थे तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। मुख्य तौर से कर्नाटक आंध्रा क्षेत्र में ये भाषा अभी भी बोली जाती है और उस समय में ही बोली जाती थी। और कभी कभी ये जो नायक होते थे ये विद्रोह भी कर देते थे। किसी क्षेत्र पे इनका नियंत्रण हुआ और राजा की आज्ञा को मानना से इनकार करना, विद्रोह हुआ, तो फिर राजा इसको नियंत्रित करवाते थे और सैनिक कार्रवाई करके इन नायकों को फिर अपने अधीनता में रखते थे। तो मुख्य तौर से ये जो पॉइंट मैंने नायक के बारे में लिखा है, इसमें 1 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, और इससे भी विस्तृत लिखना हो तो अगर आप एक ने टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब नायक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके हर बिंदु को समझाया, आपको समझ में आया होगा ये बिंदु, ये पॉइंट। अब है अमर नायक। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैनिक कमांडर होता था, सर्वोच्च होता था पूरे विजयनगर साम्राज्य का। और ये बाहरी और आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी अमर नायक पे होती थी। यह अमर नायक प्रणाली सल्तनत काल से जुड़ी हुई एकता प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। एक नया राजनीतिक विचार था, प्रशासनिक ढांचा को सुदृढ़ करने का, चलाने का। यह अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रशासन व्यवस्था था। और एकता प्रणाली में सल्तनत काल में होता था, उसी तरह से अमर नायक को एक प्रदेश दे दिया जाता था, एक क्षेत्र दे दिया जाता था, उस साम्राज्य का एक क्षेत्र दे दिया जाता था। और वहां पर जो अमर नायक होता था वो वहां पर भू राजस्व यानी किसानों से कर वसूलता था, शिल्पकारों से कर वसूलता था। सब पॉइंट इसमें मैंने दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे। व्यापारियों से कर वसूलता था और इस कर का कुछ भाग ये अपने पास रख लेते थे, बाकी इसको राय के खजाने में, राजकोषीय खजाने में जमा करना होता था। मैंने उस दिन बताया था कि विजयनगर के सम्राट को राय कहा जाता था। तो जो अमर नायक होता था उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार एक निर्धारित राशि को रखने के बाद शेष राशि राजा के खजाने में जमा कराना पड़ता था। ये जो अपने पास राजस्व को रखते थे, उसके बाद उसका लेखा जोखा भी इनके पास रखना पड़ता था। जो राशि रख लेते थे राजस्व का, कर का, जो उस क्षेत्र से वसूलते थे, तो ये खर्च क्या चीज करते थे, तो इनका अपना निजी भी खर्च था। और जो सैनिक कमांडर होते थे तो इनके पास सेनाएं भी होती थी, उसका वेतन, उसका रख रखाव, उसकी व्यवस्था
और इनके पास घुड़सवार सेना और हाथी वाली सेना, जो उस समय में परंपरागत युद्ध में जब आमने सामने युद्ध होता था उस समय, तो घुड़सवार सेना, हाथी की सेना और पैदल सेना की इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और इन अमर नायकों को इनका रख रखाव, इनका खर्च, इनका देखभाल, पूरी जिम्मेदारी अमर नायक के पास होती थी। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थल था, जैसे मंदिरों का रख रखाव, उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में जो सार्वजनिक स्थल हो, जो आम लोगों के लिए हो, या कोई धार्मिक स्थल है, तो उसका रख रखाव, उसका देखभाल, ये सारी जिम्मेदारी अमर नायक के पास होती थी। अमर नायक जो होता था वो राजा के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होता था। राजा के हर दिशा निर्देश को उसको मानना पड़ता था। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयोगी था और वहां पर सिंचाई की, एक दिन मैं बात करूंगा जल स्रोत के बारे में विजयनगर के और सिंचाई व्यवस्था के बारे में, इससे भी सवाल आता है। तो वहां पर सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती थी, कुएं का इंतजाम होता था, जलाशयों का इंतजाम होता था। तो ये जो सैनिक का नाम कमांडर को, अमर नायक को जो क्षेत्र मिला होता था, प्रदेश मिला होता था, तो उस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में, इनके प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि थी उसका रख रखाव, सिंचाई की व्यवस्था करना, वहां पर सुविधा की व्यवस्था करना, वहां के किसानों को सहयोग देना, ये सारी जिम्मेदारी अमर नायक की ही होती थी। एक बार अमर नायक साल में राजा के पास उपस्थित होता था और उस अवसर पर राजा को वो भेंट देता था, उपहार देता था और अपने आप को उपस्थित होकर राजा के प्रति अपनी ईमानदारी को व्यक्त करना भी जरूरी था। तो राजा के प्रति ये कितना वफादार है, तो एक बार उपस्थित होकर राजा को अच्छा से अच्छा भेंट देना, राजा को खुश रखना और राजा के सारे आदेशों को पालन करना अमर नायक की जिम्मेदारी होती थी। पूरे क्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था होती थी उसकी पूरी जिम्मेदारी ये अमर नायक की होती थी और प्रशासनिक पूरी जिम्मेदारी ये वहन करता था। राजा समय समय पर इसको स्थानांतरित भी करते थे। एक जगह से, एक प्रदेश है, फिर उसको दूसरा प्रदेश दे दिया, दूसरे प्रदेश वाले को फिर ये क्षेत्र दे दिया। राजा ये काम इसलिए करते थे कि कई बार होता था जो ये अमर नायक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, विद्रोह करना चाहता था और राजा के बातों को नहीं मानना विद्रोह होता था, या लगान नहीं देना, राजस्व नहीं देना। तो इसलिए जो राय होता था, विजयनगर के सम्राट जो होते थे, राय जिसे कहा जाता था, तो समय समय पर ये राजा को लगता था
कि इनका स्थानांतरण करना भी जरूरी है। एक जगह रहते रहते एक प्रदेश में ये अपने आप को बहुत सशक्त मानकर राजा की बातों को मानने से इनकार कर देता था, इसलिए राजा इसका समय समय पर स्थानांतरण करते रहते थे ताकि यह विद्रोह नहीं कर सके, ये राजा के बातों को मानने से इनकार नहीं कर सके, राजा के पूरी तरह से नियंत्रण में हो। अगर कोई विद्रोह करता था तो फिर राजा उसको अपने दूसरे कमांडरों के द्वारा, जो दूसरे प्रदेश में होते थे, उन सैनिकों को भेज के उसको नियंत्रित किया जाता था। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली। अगर इन पॉइंटों को आप ध्यान से एक बार देखें और मैंने जो बताया है इसको अगर ध्यान से आप सुना होगा और एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो, तो अमरनायक प्रणाली से संबंधित अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। अगर बात समझ में आती है तो आपको बहुत रुचिकर लगेगा और बहुत आसान लगेगा। अगर बात नहीं समझ में आई तो आपके लिए यही विषय बिंदु मुश्किल लगेगा और सवाल आने पर आप नहीं जवाब दे पाएंगे। तो मैंने इजीएस्ट तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा एक ही बिंदु पे बात की जाए ताकि बच्चे को उस बिंदु की स्पष्टता होनी चाहिए। अमरनायक प्रणाली से संबंधित अगर कोई सवाल आएगा तो उसको हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो अमरनायक प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ थी और राजा के लिए यह व्यवस्था बहुत उपयोगी थी। इसी के बदौलत विजयनगर साम्राज्य के जो राय होते थे वो शासन करते थे और यह प्रणाली बहुत ही सफल मानी जाती है। इसीलिए विजयनगर में साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली की, अमरनायक कौन था, अमरनायक का क्या कार्य था, अमरनायक प्रणाली की विवेचना करें, अमरनायक प्रणाली का उल्लेख करें, ये सवाल कई प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप में स्पष्टता है तो इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे इसी पाठ के 175 नंबर पेज पर इसका उल्लेख दिया गया है। मैंने जो बातें की हैं, जो भी पॉइंट हैं, इसी किताब की जो ओरिजिनल बुक के पेज से ही लिया है। आप इसको और पढ़ेंगे तो और स्पष्टता आएगी। इसमें एक जो दे रखा है 1 नंबर का सवाल यहां से भी आ सकता है। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से है, जिसका अर्थ लड़ाई या युद्ध है, और फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ये इसी से अमर नायक, राय तथा नायक व्यवस्था में अमर नायक की क्या भूमिका थी, ये आप आराम से समझ सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था समझना जरूरी है। तो ये 175 नंबर पेज पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। दूसरा, ये 193 नंबर पेज के
ये जो हर चैप्टर में दे रखा है, ये इस चैप्टर में भी दे रखा है, ये कालखंड, ये पूरा उल्लेख दे रखा है। इसको अगर आप समझ लेंगे, मैंने भी बताया था सल्तनत काल कब था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब थी, बहमनी राज्य जो इसका पड़ोसी राज्य था, दक्कन, गोलकुंडा, ये विजयनगर का पड़ोसी राज्य था, तो उसके बारे में दे रखा है। अच्छा, पुर्तगाली और फारस से जो लोग आए थे उसके बारे में भी दे रखा है। मैकेंजी जो द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण के बारे में दे 1800, ये मैंने दे रखा है। तो अगर किताब को आप देखेंगे तो आपको और भी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना जरूरी है। टेक्स्ट बुक में जो तिथि या उल्लेख होता है उसको जानना जरूरी होता है। तो हर बच्चा अगर ध्यान से कोई भी टॉपिक को अगर समझे और सुने, किताब पढ़े और फिर जो बिंदु बताया गया है उसका अभ्यास करे। अभ्यास कैसे करें? यानी जो बात अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनो, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उसको आपने ध्यान से सुना और समझा, इसको नोट किया, टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लिया और फिर इन्हीं बिंदुओं को डिटेल से आपने अपने कॉपी में लिख लिया, तो ये विषय बिंदु, ये सब टाइटल इस पार्ट से आपके लिए पक्का हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा, आप उसको हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विजयनगर के अमरनायक प्रणाली में आप लोगों को इस अमरनायक प्रणाली को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा और जरूर लाभ हुआ होगा। तो आपको ध्यान देना है और इन बिंदुओं को अपनी कॉपी में निश्चित रूप से कर लेना है। टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लेना है। कोई भी बिंदु अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप व्यक्तिगत तौर पे कांटेक्ट करके पूछिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो विषय बिंदु मैं बता रहा हूं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। उससे अगर सवाल आता है तो निश्चित रूप से आप में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वो 7 नंबर चैप्टर से चल रहा है और मैं भी आगे बात करूंगा तो इसी चैप्टर के दूसरे विषय बिंदु पे करूंगा, सिर्फ एक विषय बिंदु पर। ये एक ही बात को आप समझ जाइए। अगर उस विजयनगर साम्राज्य के दूसरे पहलू पे मैं बात करूंगा इसी तरह से विस्तृत में, ताकि अगर वहां से कोई सवाल आता है तो आप उसको स्पष्ट कर सकें। तो विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैंने बात की, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगले दिन हम बात करेंगे आर्थिक या धार्मिक व्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था की जब बात होती है तो विजयनगर साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था की जो रीढ़ थी वो कृषि थी। वो कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दक्षिण भारत भी विजयनगर साम्राज्य क्यों इतना महत्वपूर्ण था उस पर बात करेंगे। आर्थिक व्यवस्था के बारे में कि वहां की सिंचाई व्यवस्था, वहां की खेती व्यवस्था, वहां की कृषि व्यवस्था, वहां जो विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी थी उसमें कृषि को किस तरह से घेर रखा था और उस साम्राज्य के लिए कृषि कितनी लाभदायक थी और कितनी महत्वपूर्ण थी,
इस विषय पे हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं और फिर बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।